18 साल बाद। हेलो। हाँ रुद्र बोल, एक लड़के ने ट्रेन से नीचे उतरते हुए कहा। पीयूष कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? रुद्र हम लोग गोंदिया स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, चावल नगरी में आपका स्वागत है। हाँ भाई वो तो होगी, आखिर हमारा गोंदिया चावल नगरी के लिए ही तो प्रसिद्ध है। हाँ देखते हैं कैसे चावल मिलते हैं तुम्हारे यहाँ। चल अब ये छोड़, ये बता अर्जुन, समीर और अनन्या सब तेरे साथ ही है ना? हाँ भाई हम सब साथ में ही हैं। तो सुन, तुम लोग के लिए मैंने जिप्सी भेज दी है, राम काका आते ही होंगे तुम्हें लेने के लिए। उन्हीं के साथ यहाँ बलमा टोला तक आना है, अकेले गलती से ही मत आना। उनकी फोटो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दी है, उन्होंने गले में लाल रंग का गमछा और धोती पहनी होगी। हाँ दूल्हे राजा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यदि हम लोग अकेले आएंगे तो कोई चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। पीयूष की बात सुनकर रुद्र चुप हो जाता है। और एक बात बता, जब तुझे हमारी इतनी फिक्र हो रही है तो तू हमें खुद लेने क्यों नहीं आया? पीयूष ने कहा। यार पीयूष, मैं यहाँ इतना बिजी हूँ कि क्या बताऊँ, तुझे तो पता ही है मेरी शादी की तैयारी मुझे खुद करनी पड़ रही है। पापा तो अब इस दुनिया में है नहीं, दादाजी को लकवा हुआ है और मम्मी सारे काम अकेले संभाल नहीं सकती। हाँ भाई ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, मुझे राम काका दिख गए हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर रुद्र ने फोन काट दिया। रुद्र बलमा टोला गांव के सरपंच तेज बहादुर का बेटा है। तेज बहादुर अब इस दुनिया में नहीं थे। रुद्र की उम्र करीब 27 साल है, जिसका कद करीब 6 फुट और रंग गोरा है। रुद्र के बाल छोटे छोटे हैं। रुद्र ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भोपाल के यूआईटी कॉलेज से पूरी करी है। रुद्र ने अपनी शादी में अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया है। इस वक्त रुद्र अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है और मंडप लग रहा है। उसके घर में उसकी माँ लता बहुत खुश है। आखिर कौन माँ खुश नहीं होती होगी अपने बेटे की शादी के दिन? माँओं का तो सपना होता है अपने बेटे को दूल्हे के सेहरे में देखने का। रुद्र के दोस्त लोग गोंदिया स्टेशन पर खड़े हुए हैं। गोंदिया स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे वो रहे राम काका, पीयूष ने कहा। कहाँ पर पीयूष? वहाँ खड़ी लड़की ने कहा। तुम यहीं पर रुको महारानी, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर पीयूष अपने दोस्तों को, जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के हैं, उन्हें वहीं पर छोड़कर चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की देखती है कि पीयूष एक बूढ़े आदमी को, जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, अपने साथ लेकर आता है। उस बूढ़े आदमी ने लाल रंग का गमछा और सफेद रंग की धोती पहनी हुई है। उस बूढ़े आदमी के सफेद रंग के बाल हैं और चेहरे पर कई झुर्रियां हैं। उसको देखने से ही लग रहा था कि वो रुद्र के घर का बहुत पुराना नौकर होगा। पीयूष उस बूढ़े आदमी को अपने दोस्तों के पास लेकर पहुंचता है और कहता है, ये है राम काका। नमस्ते राम काका, सभी ने एक साथ कहा। राम काका उनकी बातों का कुछ जवाब नहीं देते। वो कहते हैं, आप लोगों का सामान कहाँ रखा है? राम काका की आवाज बहुत भारी थी। अरे नहीं काका, आप रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। पीयूष के बगल में खड़े एक लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। तो फिर जल्दी चलो मेरे साथ, रात होने से पहले हमें बलमा टोला पहुंचना है, राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर वो सब लोग अजीब से चेहरे बनाने लगते हैं और उन्हें कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे थे। रात इतनी जल्दी कैसे हो जाती? और गोंदिया से बलमा टोला सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। राम काका वहां से जाने लगते हैं। सब लोग अपना अपना बैग अपने हाथ में उठाते हैं और राम काका के पीछे जाने लगते हैं। जब वो लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनके सामने एक हरे रंग की जिप्सी लगी हुई थी। जिप्सी के पास जाकर राम काका खड़े हो जाते हैं। जल्दी से आप सभी लोग इसमें बैठ जाइए, राम काका ने कहा। आप चलाएंगे जिप्सी? वहां खड़ी लड़की ने मुंह फाड़ते हुए कहा। हम सही सलामत तो पहुंच जाएंगे ना? पीयूष ने मजाक करते हुए कहा। वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है, राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर वहां पर खड़े एक लंबे बाल वाला लड़का हंसने लगता है और कहता है, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं काका। देखो भाई, मैं तो राम काका के साथ आगे बैठूंगा। पीयूष ने जिप्सी की आगे वाली सीट पर बैठते हुए कहा। 2 लड़के और एक लड़की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। राम काका जिप्सी में बैठते हैं और जिप्सी स्टार्ट करने लग जाते हैं। रुद्र के दोस्त लोग जिप्सी में बैठकर राम काका के साथ बलमा टोला जा रहे थे। वो लोग रास्ते में ही थे कि तभी पीयूष ने कहा, आपके गांव में कोई रेस्टोरेंट है क्या? राम काका कोई जवाब नहीं देते। पीयूष फिर पूछता है, क्या आपके गांव में कोई अंग्रेजी शराब की दुकान है? राम काका फिर कोई जवाब नहीं देते। पीयूष की बात सुनकर उसके दोस्त लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। मैंने सुना है कि 18 साल पहले बलमा टोला गांव के पास एक गांव था जिसका नाम था मेघ। वहां पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, क्या ये सच है? पीछे बैठे हुए लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, हाँ ये सच है। राम काका ने धीरे से कहा, फिर तो उसकी आत्मा भटक रही होगी उस गांव में। पीयूष ने हंसते हुए कहा, हाँ भटक रही है। राम काका ने गंभीर स्वर में कहा। काका की बात सुनकर
पीयूष शांत हो जाता है। क्या आप हमें मेघ गांव और उस औरत के बारे में कुछ बता सकते हैं? लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। काका जिप्सी चलाते हुए कहते हैं, आज से 18 साल पहले बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के सरपंचों और उनके कुछ साथियों ने मिलकर मेघ गांव की एक औरत को बरगद के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। उस औरत के मरने के अगले ही दिन से मेघ गांव की काया बदलना शुरू हो गई। बिरजू नाम का एक आदमी जो मेघ गांव का रहने वाला था, कहते हैं कि एक रात जब वो अपने खेत में था तो उसने एक औरत को लाल रंग की साड़ी में उसके खेत में भटकते हुए देखा। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और उस औरत की तरफ जाने लग गया। उस औरत का चेहरा उसे नहीं दिख रहा था। बिरजू तेज तेज अपने कदम बढ़ाने लग गया। खेत में गेहूं की फसल लगी थी जिसकी कटाई होनी बाकी थी। बिरजू खेत के बीचों बीच से गुजर रहा था, जिस कारण उसके और गेहूं की फसल के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने देखा वो औरत अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर बिरजू का सर चकरा जाता है। बिरजू खेतों के बीचों बीच खड़ा था। दूर दूर तक अंधेरा नजर आ रहा था और अंधेरे में थी गेहूं की फसलें। बिरजू की सांसें फूलने लग गईं। वो सोचने लगा, वो औरत कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर खड़ी थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी चीज के जलने की गंध आने लग गई। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो खेत के कोने से आग लगना शुरू हो गई थी और फिर जब उसने सामने देखा तो उसके आग की फसलों में भी आग लग रही थी। देखते ही देखते उसके चारों तरफ अपने आप आग लग जाती है। बिरजू के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो चारों तरफ से फंस गया था। गांव वालों ने जब अपनी फसल जलने की आग देखी तो वो दौड़ते हुए आए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस आग में उन्होंने सिर्फ बिरजू के जलने की चीखों की आवाज सुनी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, पर नहीं बुझा पाए। उस रात के बाद से बिरजू को किसी ने नहीं देखा। लोगों का कहना है कि फसलों के साथ बिरजू भी जलकर खाक हो गया था। जो गांव सबसे ज्यादा खेती के लिए जाना जाता था, उस गांव की फसलों में रातों रात पूरी आग लग गई थी। एक भी ऐसी फसल नहीं बची थी जिसमें आग ना लगी हो। सारे खेत जलकर राख हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। सबके खेतों में एक साथ आग कैसे लगी। सबका मानना था कि ये काम उस औरत की आत्मा ने किया है। बिरजू की मौत के एक हफ्ते के बाद एक औरत अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा पकड़े हुए कुएं के पास जाती है। वो कुएं के पास रखी बाल्टी को कुएं के अंदर डालती है। घिरनी के गोल गोल घूमने की आवाज सुनाई देती है और फिर टब से बाल्टी गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब बाल्टी पानी से भर जाती है तो वो औरत वो पानी ऊपर खींचती है। बाल्टी ऊपर खींचते वक्त पानी की कुछ बूंदें बाल्टी में से कुएं के अंदर गिर जाती हैं। जब वो औरत वो बाल्टी ऊपर खींच लेती है तो वो देखती है कि उस बाल्टी का पानी काला था। उसको लगा शायद इस कुएं का पानी खराब हो गया है। फिर वो दूसरे कुएं के पास चली गई। जब उसने उस कुएं में से पानी खींचा तो उस कुएं का पानी भी काला निकला। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो मेघ गांव के सरपंच धनपत राय के घर के सामने जो कुआं था उसके पास पहुंची। उसने कुएं के अंदर बाल्टी डाली और खींचने लगी। जब कुछ देर बाद बाल्टी ऊपर आई तो उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस बाल्टी के अंदर पानी नहीं था, बल्कि वो किसी के खून से भरी हुई थी। सब गांव वाले वो बाल्टी देखने लग जाते हैं और उनके बीच हलचल मच जाती है। अरे तो खून है, गांव के एक आदमी ने कहा। अरे पता नहीं कौन गिर गया कुएं के अंदर, गांव के किसी आदमी ने कहा। जल्दी करो, हो सकता है कि जिंदा हो, गांव के आदमी ने कहा। वहां पर खड़ा एक आदमी कुएं के अंदर छलांग लगाता है। धप से उसके कुएं में गिरने की आवाज सुनाई देती है। कोई रस्सी फेंको, कुएं के अंदर से उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कुएं के ऊपर से कुएं के अंदर रस्सी फेंकते हैं। कुएं के अंदर जो आदमी था वो रस्सी पकड़ता है और कुएं के अंदर की लाश को उस रस्सी से बांध देता है और कहता है, अरे कोई ऊपर खींचो इसे। कुएं के ऊपर खड़े 4-5 लोग मिलकर वो रस्सी खींचने लगते हैं। वो लाश पूरी तरह पानी से भीग चुकी थी। जब वो लाश ऊपर आई तो वहां खड़े सभी लोगों को सांप सूंघ जाता है। वो लाश मेघ गांव के सरपंच धनपत राय की थी। धनपत राय की लाश देखकर गांव वालों के अंदर खौफ बढ़ जाता है और इस खौफ ने सबके दिल दहला दिए। जब उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर सीमेंट पर साधु लिखा हुआ था, वो साधु ऐसे लिखा हुआ था जैसे किसी ने खरोंच कर लिखा हो। धनपत राय कुएं में कैसे गिरे किसी को कुछ पता नहीं चला था। उनका पैर फिसला था या उन्हें धक्का दिया गया था या उस औरत की आत्मा ने उन्हें मारा था। ये राज उनकी मौत के साथ ही राज बनकर रह गया। मेघ गांव वालों का कहना था कि ये काम उस औरत की आत्मा का किया हुआ है, क्योंकि मरते वक्त उस औरत के अंतिम शब्द वो था, साधु।